पाइथन मैंने पहली बार सुना, मेरे को लगा पाइथन के बाद इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कोबरा का होगा। अच्छा, तो आपको लगा पाइथन के बाद नेक्स्ट लैंग्वेज कोबरा आएगी। कोबरा आएगी। अच्छा, इस तरीके का माइंडसेट इस था। तरीके का माइंडसेट था। लोग बोल रहे हैं एक तरफ वीडियोस में कि बहुत जॉब है, दूसरी तरफ जब मैं आपस में दोस्तों से बात करते था तो लोग बोलते थे जॉब ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बोल रहा है बहुत जॉब है, एक बोल रहा है जॉब नहीं है। गूगल का आपने ऑफर छोड़ा, आप लास्ट अभी आप फोर्थ कंपनी Yeah. स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। Yeah. एक बहुत बड़ी एमएनसी है, किसी की ड्रीम कंपनी होती है, क्या हाँ। रीजन था गूगल छोड़ने का? मेरी इंटरव्यू के टाइम पे बहस हो गई थी कि फ्रेशर्स हैं आजकल, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट रहते हैं इस चीज़ के पीछे कि गूगल, फेसबुक, अमेजोन। आप एक बात ध्यान रखिए, पिछले एक साल में अमेजोन ने भी तो फायर किए हैं, हाँ। फेसबुक ने भी तो फायर किए हैं, Right. टेस्ला ने फायर किए हैं, गूगल ने भी तो फायर किए हैं। हाँ। अगर ये लोग इतनी अच्छी कंपनियां थी तो इन्होंने फायर क्यों किया एम्प्लॉय? तो आपके वजह क्या है वहाँ जाने की उस कंपनी में? उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है जब वो खुद ही आप लोगों को निकाल रहे हैं? तो फ्रेशर के लिए स्टार्टअप और एमएनसी, स्टार्टअप और अगर किसी का एक्सपीरियंस 5 साल है स्टार्टअप और एमएनसी, स्टार्टअप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन और आर, पाइथन। 7 साल रही, आपकी क्या मेजर लर्निंग्स रही स्टार्टअप में? सभी फ्रेशर्स को एक चीज, माना कि अंधेरा बहुत घना है बट दिया जलाना भी काम आना है। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज जो मेरे साथ गेस्ट है, इनका नाम है अंशुमन। इनका 7 साल का एक्सपीरियंस है और ये जो 7 साल है बड़े खास हैं जी। इन्होंने स्टार्टअप से शुरू किया और अभी स्टार्टअप में ही काम कर रहे हैं। ऑल्दो अभी जो लास्ट स्टार्टअप है जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, उससे पहले इनको ऑफर था गूगल से। गूगल का ऑफर ड्रॉप किया इतने राउंड्स क्लियर करने के बाद। वो क्या रीजंस थे गूगल का ऑफर ड्रॉप करने के और स्टार्टअप के साथ ही कंटिन्यू करने में, वो सब जानेंगे इस पॉडकास्ट में। जब हम करियर स्टार्ट करते हो तो माइंड में एक रहता है कि यार मुझे स्टार्टअप से स्टार्ट करना चाहिए करियर, या फिर एमएनसी से, कोई बड़ी एमएनसी से स्टार्ट करना चाहिए। तो वो सब आपको बातें पता लगेंगी, और स्टार्टअप और एमएनसी का वर्क कल्चर कैसा होता है, कहाँ फ़ायदे मिल रहे होते हैं, कहाँ नुकसान रहता है, वो सब आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। अंशुमन का जो 7 साल का एक्सपीरियंस रहा है वो डेटा फील्ड के अराउंड रहा है। अभी करंटली ही इज़ अ डेटा इंजीनियर, लीड डेटा इंजीनियर, अभी टीम को लीड कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे स्टार्टअप में काम किया, कैशिफाई में काम किया। तो आपको एक पर्सपेक्टिव समझ आएगा, एक ग्रोथ माइंडसेट समझ आएगा, कैसे स्टार्ट किया, कैसे देहरादून के कॉलेज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी और आज एक 4 स्टार्टअप में काम कर चुके हैं। एंड बहुत मज़ा आया इनसे बात करके और एक माइंडसेट समझ आया। एंड पैसा बहुत ज़रूरी है, उसका भी एक इन्होंने एक अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स दिए। और खाली कुछ गिनी-चुनी कंपनीज़ नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ से आप स्टार्ट करके अपना करियर बहुत अलग लेवल पे लेके जा सकते हो। बट शर्त एक है कि आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना पड़ेगा, कंप्लीट देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ आएँगी, वरना सब बेकार है। ठीक है? सो इस पॉडकास्ट को आप लाइक करना, लाइक एम इज़ 10,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। बाकी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके आ पाऊँगा। बाकी अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, मेरे साथ यहाँ बैठना चाहते हैं, पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। मैं या मेरी टीम से कोई रीच आउट करेगा आपको और फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग आपके साथ प्लान कर रहे होंगे। चलिए बात करते हैं अंशुमन से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी। आज का पूरा एपिसोड पैक्ड है। ओके, सो अंशुमन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जब फ्रेशर होते हैं दिमाग में रहता है कि यार एमएनसी ज्वाइन करूं या स्टार्टअप ज्वाइन करूं, और आपके 7 साल स्टार्टअप में रहे, तो उम्मीद है कि आज हमारी ऑडियंस को बहुत हेल्प मिलेगी ये अंडरस्टैंड करने में कि कब एमएनसी में जाना चाहिए और कब स्टार्टअप में जाना चाहिए और इनिशियल डेज में कहाँ जाना चाहिए। तो बट उससे पहले मैं ये सब बातें आपसे करूंगा इस पॉडकास्ट में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। बट आपका एक इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और कितनी कंपनी चेंज कर चुके हैं, थोड़ा बताइए प्लीज। Yeah, sure. So, my name is Anshuman and मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और मैंने डीआईटी यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है और उसके बाद आई गॉट एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वोपर्टल जर्मनी और फिर किसी फैमिली रीज़न की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया, तो फिर मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया। सो अराउंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने 4 कंपनीज चेंज कर रही है अभी। करंटली आई एम वर्किंग इन जिस्ट इम्पैक्ट। ओके, या तो अंशुमन, जो अभी जर्मनी वाला आप, अच्छा वहाँ पढ़ने जा रहे थे आप? या पढ़ने जा रहा था मैं तो वहाँ बट पर। और ये कैसे अपॉर्चुनिटी मिली आपको बाहर पढ़ने की? कहीं आपने सो अप्लाई किया था? सो मैंने रिसर्च करी है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के ऊपर, ओके। हीट एक्सचेंज कैसे करके होती है। तो वहाँ से मेरे 4 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। एल्जेवियर अगर आपने सुना हो हाँ तो हाँ। काफ़ी फेमस रिसर्च जर्नल है, वहाँ पे भी एक रिसर्च पब्लिश हुई है। सो उसके बाद वो देख के वहाँ पे एक पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है कि आपने क्या किया है बीटेक में कि हम आपको एडमिशन दें। फिर एडमिशन उन्होंने ऑफ़र किया था बट सम रीज़न की वजह से मैं जा नहीं पाया ये वहाँ। मास्टर के लिए था? ये मास्टर्स के लिए अच्छा, तो बीटेक आपने देहरादून से ही देहरादून करी, से ही करी। उसके बाद आप मास्टर के लिए आपने रिसर्च रिसर्च पेपर पब्लिश किए? या यस यस अच्छा, यस तो उसके बेस पे उन्होंने आपको ऑफर किया कि ऑफ़र आप किया, मास्टर के लिए आ सकते आप हो। आ सकते हैं। सो ओके, बट क्यों नहीं जा पाए, फैमिली रीजंस की या वजह से? फैमिली रीज़न की किसी वजह से।
तो मैं अच्छा। जा नहीं पाया वहाँ पर। या ओके। देन आपको फिर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिला? लाइक कैसे चीज़ें ओके, स्टार्ट सो हुई? फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वेबसाइट देखी, तो मैं देख रहा था कि लोग बोल रहे हैं एक तरफ वीडियोस में कि बहुत जॉब है, दूसरी तरफ जब मैं आपस में दोस्तों से बात करते था तो लोग बोलते थे जॉब ही नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता था कि एक आदमी ऐसा कैसे हो सकता है, एक बोल रहा है बहुत जॉब है, एक बोल रहा है जॉब नहीं है। सो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की वेबसाइट देखी, उसमें कोई एक रिपोर्ट थी। पता नहीं कैसे वो मेरे पास आ गई और देखा सर्च करते हुए, तो मैंने उसमें देखा डेटा एनालिटिक्स का जो है उसमें बहुत कम ह्यूमन स्किल्स है, मतलब ह्यूमन लेबर बहुत कम है। हाँ, हाँ। सो मैंने कहा इसी में ट्राई करते हैं फिर। सो शुरू के टाइम पे उस समय बहुत कम लोग थे, 2017 के टाइम पे बहुत कम लोग वो कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, बहुत न्यू फील्ड था लोगों के लिए ये कि कब की क्या। बात है ये? 2017 की बात 17 है। में आपने करियर स्टार्ट किया, या इतना बूम नहीं था बूम डेटा नहीं साइंस था, का, हाँ, इतनी बातें नहीं होती बातें थी। नहीं होती थी, हाँ, तो मैंने हाँ। वहाँ से शुरू किया। फिर उस समय बहुत ईज़िली जॉब लग गई, मतलब इतना वो नहीं हुआ। हुँ, हुँ। बट मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ और थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ। अच्छा, मैं सीएस आपको नहीं था आपका? नहीं, मेरे पास सीएस नहीं ओह था, भाई साहब, और ओके। मैंने सीएस इसीलिए नहीं लिया था बिकॉज़ आई डोंट वांट सिटिंग जॉब। सो अच्छा, तो ओके। मुझे ऐसा लगता था तो कोई कि प्लान नहीं था कि आपको कॉर्पोरेट में आईटी में आना है, हाँ, ऐसा? मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मुझे आईटी में आना है या कॉर्पोरेट में आना है। सो बट वो लाइफ़ ऐसे मोड़ पे लेके आ गई कि मेरे हाँ, को समझ में नहीं आया कि अब क्या करूँ? सो जब मैं आया यहाँ पर तो मैं आपको फ़नी इंसिडेंट बताता हाँ हूँ जी, कि हाँ जब जी। पाइथन मैंने पहली बार सुना, सो मुझे उतना कुछ आता नहीं था। तो मेरे को लगा पाइथन के बाद इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कोबरा का होगा। अच्छा, तो आपको लगा पाइथन के बाद नेक्स्ट लैंग्वेज कोबरा आएगी। कोबरा आएगी। अच्छा, इस तरीके का ये माइंडसेट इस था। तरीके का माइंडसेट था। मैकेनिकल वाले के लिए कंप्यूटर साइंस मतलब कुछ हटना हाँ। नहीं है। उन्होंने उनके जो स्ट्रीम्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, एंटायरली डिफरेंट होते हैं। सो इस तरीके से मैं आगे बढ़ा। सो आप समझ लीजिए कि आपके लिए भी पॉसिबल है जॉब लेना। जब एक मैकेनिकल वाला ले सकता है तो कोई भी जॉब ले सकता है। सही बात है। या एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, तो ये फर्स्ट कंपनी जो थी आपकी, हुँ, हुँ। वहाँ कैसे अपॉर्चुनिटी मिला? कॉलेज के बाद कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हुआ या फिर खुद ट्राई किया? नहीं, नहीं, खुद ट्राई किया खुद कैंपस ट्राई में किया। मैकेनिकल और वाले ये के लिए। डेटा इंजीनियरिंग में हुँ, हुँ। आप कैसे आए? मतलब प्लान था या फिर बस आपको एक चीज़ दिखी फिर आपने पढ़ना शुरू किया और बाय चांस आप आगे कि हाँ, इसमें डिमांड ज़्यादा होगी आने वाले टाइम में? या सो मैंने बताया आपको कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हाँ, की वो जो वो रैंडमली आप वेबसाइट रैंडमली पे देख गए, लिया, हाँ, तो देख मैंने लिया। उसके हिसाब से फिर देखा नेट पे कि क्या-क्या पढ़ सकते हैं। तो उस समय मैंने सीक्वल, पाइथन एंड टैबल्यू पढ़ा था। अच्छा, कहाँ सो से पढ़ा ये? ये सब ऑनलाइन अच्छा, से पढ़ा यूट्यूब मैंने, वगैरह से ये पढ़ सब लिया। यूट्यूब वगैरह से सही है, पढ़ सही लिया। है। फिर मैंने पढ़ा और मेरे को काफ़ी अच्छा वो हो गया था। बट वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी जब मैं शुरू में इंटरव्यू दे रहा था, मैं टिपिकल एज़ अ फ्रेशर बिहेव कर रहा था कि प्रॉब्लम आए तो उसमें बोल रहा था कहाँ मिलेगा सॉल्यूशन, अच्छा, कैसे होगा ये मेरे मतलब समझ कोई भी में नहीं। आपके पास प्रॉब्लम आती तो आप डर जा रहा था। डर जा रहे थे, हुँ, और आप गूगल पे सर्च करना गूगल है, पे सर्च करना मतलब आप है। ऑल्टर्नेट ढूँढते कैसे मिल जाए मैं फटाफट कर दूँ। हाँ, मैं फटाफट ये कर दूँ। होता है हाँ, फ्रेशर लेवल और पे तो। अब ऐसा लग रहा था कि अब मैं कर दूँ इसको, बस मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है? मतलब कैसा माइंडसेट रखूँ एक कॉप इंटरव्यू राइट, क्रैक करने के लिए? तो फिर मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों से बात करी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब चीज़ें बताई कि सोचो, तुम सोच मत भूलो कि तुम इंटरव्यू दे रहे हो। ये सोचो तुम हायर कर रहे हो किसी और के लिए। तुम अपनी एक शॉप चला रहे हो, तुम कैसे बंदे को हायर करोगे अपने साथ? सो मैंने कहा अगर मैं मिठाई उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया मुझे कि सपोज़ तुम्हारी मिठाई की दुकान है, तो तुम कैसे बंदे को हायर करोगे एक, जिसको मिठाई अच्छे से बनानी आती हो, जो साफ-सफाई का ख़्याल रखे। तो राइट, वही तो वो भी चाहिए उनको भी। उनको अगर वो मिठाई बनाने वाला ये बोल दे कि यार मेरा हाथ जल गया मिठाई से, मैं कैसे करके मिठाई बनाऊंगा, तो वो क्यों रखेगा उसको, हाँ, भले ही हाँ, उससे कितनी मिठाई बनानी आती है वो नहीं राइट, फर्क पड़ता है। राइट, राइट, लेकिन वो राइट, अगर बात बात पे बहाने मारे, बात बात पे बोले कि ये प्रॉब्लम हो गई है, तेल गर्म हो गया है ज्यादा, अब मैंने सरसों का तेल खत्म हो गया है आज के, वो चाहिए, तो कैसे करके वो राइट, जॉब उसको प्रोवाइड होगी। फिर मेरे को समझ में आया कि जो मेरा माइंडसेट है वो चेंज करने की जरूरत है। स्किल मेरे पास पूरी है अभी के लेवल पे। फिर मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुझे खुद ही अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, कि या ना कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट रहना डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। पड़ेगा। या राइट, तो फिर जब मैं आया तो फिर मैं एक न्यू माइंडसेट के साथ आया इंटरव्यू, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे आता है। मैं इस इंटरव्यू जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मैं डिसीजन ट्री का गया, एक ल्यूडारे डॉट कॉम था वहाँ का डिसीजन दिया। ट्री एनालिटिक्स। या अच्छा, वहाँ और आपने, ये कहाँ कंपनी है? नोएडा ये में? गुड़गांव में। गुड़गांव में, हाँ, ओके। दूसरी दिल्ली में थी ल्यूडारे डॉट कॉम, ये गेमिंग कंपनी थी। अच्छा, तीसरी थी जनपैक्ट। सो अच्छा, इन 3 कंपनी में आपका हुआ? हुआ तीनों अच्छा, कंपनी में। सो फिर मुझे ऐसा हुआ कि अब कौन सी कंपनी में जाऊँ।
तो जेनपैक्ट में मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि एमएनसी थी। अब मेरे पास दोनों कंपनी का था, एक ल्यूडारे.com, एक रिसेंटली एनालिटिक्स। ये स्टार्टअप थे? हाँ, दोनों स्टार्टअप थे। तो वो गेमिंग पे था, जबकि मेरे को अपना करियर डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के फील्ड में बनाना था। तो फिर मेरे पास यही एक ऑप्शन रह गया था, तो मैंने उस हिसाब से रिसेंटली ये एनालिटिक्स। किसने आपके दिमाग में फीड किया कि एमएनसी ज्वाइन नहीं करनी? सो मेरे साथ के जो सीनियर लोग थे, हाँ, वो सब आपस में जब डिस्कस करते थे कि क्या चल रहा है कंपनी में, तो मैं चुपचाप, मैं बचपन से बहुत ऑब्जर्वर रहा हूँ लोगों के बिहेवियर का। ओके। सो मेरे को ऐसा लगता, वो आपस में बात करते थे तो मैं बहुत इंटरेस्ट से सुनता था उनकी बातें। तो जब कोई स्टार्टअप वाला बातें करता था, वो हर दिन बोलता था मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी, मैंने वो करी। जब एमएनसी वाला बोलता था, यार बोलता था आज का प्रोजेक्ट ऐसे ही था, आज तो 2 घंटे टाइम पास करके आ गया हूँ, आज 3 घंटे हो गया, आज किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, आज मैनेजर ने मीटिंग ही नहीं ली। सो मेरे को बिहेवियर में बहुत ज़्यादा फर्क लगा, एक एमएनसी के बंदे के बिहेवियर में और एक स्टार्टअप के बिहेवियर में। स्टार्टअप का बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर एक्साइटेड था कि आज वहाँ ये वाला चीज़ हुआ, ये सब चीज़ें भी। तो मेरे को लगा कि नहीं भैया, मेरे बिहेवियर के हिसाब से तो स्टार्टअप इज़ द बेस्ट। सो मैंने वहाँ से स्टार्टअप के लिए आपने चॉइस किया। फिर या उसके बाद फिर अगेन स्टार्टअप, फिर या स्टार्टअप, या चौथी कंपनी, करंट जो कंपनी वो भी स्टार्टअप। हाँ। तो सो 7 साल आपकी जर्नी के स्टार्टअप में ही रहे हैं। हाँ। काफी अपने आप को आई थिंक बहुत बहुत मतलब ग्राउंड लेवल पे काम किया आपने। या मैंने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया और है। अभी भी चल रहा है वही संघर्ष? या वही चल रहा है अभी सब। राइट। जैसे अंशुमन अभी आपने बताया डेटा इंजीनियरिंग, अभी आप डेटा इंजीनियर हैं, राइट? मैं या सही बोल रहा हूँ? मैं लीड डेटा इंजीनियर। लीड डेटा है, अभी या आप लीड कर रहे हैं, या टीम है आपके या अंडर? टीम कितने है लोग हैं आपके अंडर अभी? 6 पीपल्स हैं अभी। वेरी नाइस है। या तो अभी आप एक लीड पोजीशन पे हैं। या मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, अभी हमारी ऑडियंस है डेटा फील्ड के बारे में मैंने वैसे बहुत बार बात करी है पॉडकास्ट में, बट जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा साइंस, अभी आप डेटा इंजीनियर हैं, तो आप आपका नेक्स्ट क्या डेटा साइंटिस्ट बनोगे? या डिपेंड करता है, मेरे को जो जाना है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की। अच्छा, आपका अपना गोल क्लियर है। मेरा गोल क्लियर है कि मुझे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाले उस पे जाना है, डेटा साइंस वाले फील्ड पे नहीं जाना है। क्या आप मुझे बता सकते हो एक बिजनेस के हिसाब से, हम्म जैसे कि डेटा के अराउंड ही फील्ड से ही है, हम्म तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा इंजीनियर क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट क्या करता है? ठीक है, मैं आपको शुरू से सब बताता हूँ। सो होता क्या है, जब भी एक डेवलपर कुछ भी चीज़ डेवलप करता है, एक प्रोडक्ट डेवलप करता है, जैसे मैं तो फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। या सो आपने बैकएंड की एपीआई को हिट किया और हाँ जी। आपने डेटा, बैकएंड वाले ने उसको एक डेटाबेस में डाल दिया। हाँ जी। अब आपकी ड्यूटी वहाँ पर खत्म हो गई। हाँ जी। अब शुरू होती है उस डेटा को इंसाइटफुल, कैसे उससे फीचर्स निकाल के, कैसे उससे एनालाइज करके हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो वहाँ से शुरू होती है जर्नी। अब तीनों फील्ड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। सो डेटा इंजीनियरिंग क्या करता है, वो जो डेटा रहता है वो यूजेबल फॉर्मेट में नहीं रहता है। सो और आपको वो इस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज करनी है कि आप मिलियंस करोड्स ऑफ रोज के ऊपर वो डेटा को एनालाइज कर पाओ। बट क्योंकि डेवलपर एक ट्रांजेक्शनल डेटाबेस के ऊपर काम करता है, जिसको हम ओ बोलते हैं, तो वहाँ पर एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सिस्टम बना होता है फ्रीक्वेंट इंसर्ट एंड अपडेट के लिए। लेकिन एक एनालाइज करने के लिए आपको करोड्स ऑफ रोज, सपोज आप अमेजोन को एनालाइज कर रहे हैं कि एक दिन में कितने ऑर्डर आए अमेजोन के। सो आप देखोगे आपको बहुत सारी रोज को एक बार में स्कैन करना है। लेकिन जब आप एक ऑर्डर को अपडेट कर रहे हो, तो आप एक कस्टमर के ऑर्डर को अपडेट कर रहे हो, सो आपने एक वन रो को इंसर्ट एंड अपडेट किया। सो दोनों का फंडा अलग है, जो आप लोग डेवलपर लोग यूज करते हैं और जो हम लोगों को चाहिए। सो जो डेवलपर लोग बेसिकली यूज करते हैं माई सिक्वल पोस्टग्रेड, Yeah. उसको ओएलटीपी बेस्ड सिस्टम बोलते हैं। हम्म। उस डेटाबेस से हमको ओलैप बेस्ड सिस्टम, जो स्नोफ्लेक्स होता है, रेड शिफ्ट होता है, टेरा डेटा होता है, उसमें लेके जाना होता है। सो डेटा माइग्रेशन, सो इसी एक्टिविटी को ईटीएल बोलते हैं। कि हम लोग सोर्स सिस्टम जो कि डेवलपर ने बनाया है, वहां से टारगेट सिस्टम, जो एक एनालिस्ट को जरूरत पड़ेगी जिस चीज की, राइट। उसके लिए जो पाइपलाइन बनती है उसी को ईटीएल बोलते हैं। अब यहाँ पर आप दो वर्ड बहुत कॉमनली सुनोगे, ईटीएल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, एंड दूसरा होता है एक्सट्रैक्ट लोड एंड ट्रांसफॉर्म। सो दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो जब आप डेटा, सोर्स डेटा सिस्टम ने जो डेवलपर ने बनाया, जैसे माई सिक्वल, वहाँ से डायरेक्टली जैसा है वो सोर्स, वहाँ सेम टेबल स्कीमा। सेम स्कीमा के साथ आपने टारगेट सिस्टम में भी रख दिया, तो वो एक्सट्रैक्ट लोड हो गया। और उसके बाद आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया अपने यूजेबल फॉर्म में, तो वो एक्सट्रैक्ट लोड एंड देन ट्रांसफॉर्म हो गया। जब हम ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं उस हम्म डेटा के साथ, फिर आपने उसको क्लीन किया। हाँ, क्लीन किया। Okay. और उसमें क्योंकि जो
हम लोग टेबल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जो डेवलपर यूज करते हैं वो नॉर्मलाइज फॉर्म रहता है, तो 1 डिग्री ऑफ नॉर्मलाइजेशन, 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो हाँ। 3rd डिग्री, तो डेटा रिडंडेंसी नहीं होती टेबल में। राइट। सो हमको वो यूजेबल फॉर्म में बन करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए उसको डिफरेंट टेबल से ज्वाइन करना पड़ता है, और डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बिजनेस कंडीशंस हम लोग ज्वाइन करते हैं उसको, फिर उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टारगेट सिस्टम में लेके जाते हैं। टारगेट सिस्टम आपका रेडशिफ्ट हो सकता है, स्नोफ्लेक हो सकता है, और टेराडाटा हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे प्रोसेस डिफरेंस करता है। तो नॉर्मली सब लोग ETL प्रोसेस बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने काम किया है सब लोग ELT फॉलो करते हैं। पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन लोड एंड देन ट्रांसफॉर्म। इसके पीछे की वजह ये है कि बाहर आपको एक्सेस नहीं होता है सोर्स सिस्टम का, कहाँ से वो डेटा आया था। सो आपको एग्जैक्ट रेप्लिका चाहिए होता है, कि क्योंकि सोर्स ऑफ ट्रुथ हमेशा वो होता है जो डेवलपर ने डाला है। राइट। हम वहाँ पर से उसे फेंक के, इसलिए हम एक्सट्रैक्ट एंड लोड करते हैं। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म में लोड नहीं करते, बिकॉज वो कंफ्यूज रहेगा कि सोर्स सिस्टम में क्या डेटा था। ELT हो गया, ELT हो है गया, ना, हाँ, ना कि ETL। ना कि ETL हो गया। हाँ। और लोग कॉमनली वर्ड हो गया है, जैसे हाँ। सर्च इंजन गूगल हो गया है, वैसे ही ETL प्रोसेस बन गया है वो। राइट। तो यहाँ तक की जर्नी हुई कि हमने ट्रांसफॉर्म करके डेटा क्लीन ये करके, काम कौन करेगा, क्लीनिंग वाला, सब ट्रांसफॉर्म डेटा वाला? इंजीनियर डेटा करेगा, इंजीनियर डेटा करेगा। इंजीनियर अच्छा। करेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं जी अंशुमन के साथ, उनकी जर्नी समझ रहे हैं, उनकी स्टार्टअप की जर्नी, 7 साल की, एमएनसी ज्वाइन ही नहीं किया। तो करंटली एक लीड डेटा इंजीनियर है, इनका जो इंटरेस्ट था वो डेटा फील्ड में ही था। अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट डेटा फील्ड में है, एआई में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरी बात कुछ सेकंड तक ध्यान से सुनिएगा। ओडिन स्कूल एंड ENICT अकेडमी ने IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर एडवांस सर्टिफिकेशन इन अप्लाइड जनरेटिव एआई पे कोर्स लॉन्च किया है। ये जो कोर्स है ये बिगनर और प्रोफेशनल दोनों के लिए है। अब देखिए जनरेटिव एआई है क्या। जनरेटिव एआई जो है नया डेटा क्रिएट करता है, नई इमेजेस बनानी हो, नए पैटर्न्स बनाने हो, नया टेक्स्ट बनाना हो, म्यूजिक बनाना हो, पुराने डेटा के बेस पे आपको हर बार कुछ नए पैटर्न्स देगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जनरेटिव एआई। कोर्स हाईलाइट की बात करूं तो आप डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क को डिटेल में कवर कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आप 2 दिन के लिए IIT गुवाहाटी जाएंगे, पूरा कैंपस विजिट करेंगे, और IIT एलुमनाई का स्टेटस मिलेगा जिसे आप अपने रिज्यूमे में डाल के अपनी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे विद स्ट्रॉन्ग केस स्टडीज के साथ। IIT गुवाहाटी के एक्सपर्ट से आपको लर्निंग और करियर सपोर्ट मिल रहा होगा। 6 मंथ का ये ऑनलाइन कोर्स है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब इनका नया बैच स्टार्ट होने वाला है 28 सितंबर इसी मंथ से, और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। 10,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिल रही होगी। तो अगर आपको अपना एआई में करियर बनाना है, डेटा फील्ड में अगर आपको आगे जाना है, तो अप्लाई करो और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाओ। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट। चलिए बात करते हैं अंशुमन से। फिर उसने सोर्स टारगेट सिस्टम में जैसे स्नोफ्लेक, रेडशिफ्ट में डाल दिया ये सब। अब डेटा एनालिस्ट का काम है कि उसके बाद डेटा आ चुका है, अच्छा, अब उसका डेटा आ गया है, उसके बाद क्लीन डेटा विन करके। क्लीन विन करके डेटा आ गया। हाँ। अब वो उस डेटा से देखेगा कि उसको उसमें क्या इंसाइट निकाल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ डेटा जो हमने उसको प्रोवाइड किया है। हाँ। तो यहाँ तक का डेटा एनालिस्ट का काम है। तो यहाँ अब पावर बीआई, टैबलो, डेटा एनालिस्ट तो ही उसको बोर्ड पे दिखाएगा। हाँ, तो मैं अभी आपको बता दूं, स्टार्टअप में डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट लगभग लगभग एक जैसे काम करते हैं। अच्छा। जो एमएनसीज होते हैं वहाँ BI का मतलब होता है जो विजुअलाइजेशन और बिजनेस स्टेक होल्डर से बात करे। राइट। बट स्टार्टअप में डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट एक जैसा ही लगभग मोटा मोटा काम करता है। तो होता क्या है, डेटा एनालिस्ट क्वेरीज बनाता है और उसको विजुअलाइजेशन टैबल्यू और पावर BI में करता है। फिर डैशबोर्ड बनाता है उसके, और इंसाइट प्रोवाइड करता है जीरा टिकट में रिप्लाई करके कि ये चीजें होनी चाहिए, आप देख लो, इसमें आपको ये चीजें करनी चाहिए, ये चीजें अभी गलत हो रही हैं। राइट। तो ये इंसाइट देके वो जीरा टिकट को अपनी क्लोज करता है। इस तरीके से सिस्टम चलता है। बट इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि स्टार्टअप में, फिर से मैं स्टार्टअप कल्चर से हूँ, कि ऐसी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। हाँ। आपको, मैंने अभी तक जितनी कंपनीज में काम किया है, हम लोग एंड टू एंड सारा काम खुद करते हैं। मीन्स डेटा इंजीनियरिंग का वर्क, डेटा एनालिस्ट का वर्क, डेटा विजुअलाइजेशन का वर्क, एंड देन क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करके उनकी रिक्वायरमेंट लेने का वर्क, ये सब एक ही बंदा करता है। आप जैसे मैं कंट्री डिलाइट में बता देता हूँ आपको, मेरी डेजिग्नेशन सीनियर बिजनेस एनालिस्ट थी। बट वो सिर्फ डेजिग्नेशन ही थी, मैं काम सारा फिर से वही करता था, डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, एंड देन ये बिजनेस स्टेक होल्डर से बात करना। and और ये सब डेटा team। साइंटिस्ट कहाँ आते हैं फिर अंशुमन? तो डेटा साइंटिस्ट इससे अलग हो गया। अभी आपने क्या किया, जो डेटा था, आपने जो भी उस डेटा ने आपको इंसाइट दिया, आपने वैसे का वैसा बता दिया। बट कुछ ऐसी चीजें होती है जहां आपको फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना पड़ता है। सपोज आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हो कि आज के मेरे ऑर्डर इतने थे, मुझे पिछले 10 दिन के ऑर्डर पता है कि कितने थे मेरे। आप क्या 11वें दिन का ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हो? इससे
ये क्या होगा कंपनीज के लिए कि कंपनीज अपनी जो स्टॉक होता है वो अच्छे से मेंटेन रख पाएगी। तो सपोज उनको पता है कि कल उनके आलू 100 किलो बिकने वाले हैं और आपके मॉडल ने बता दिया कि हाँ 100 से 110 केजी के करीब आप आलू रख लो कल के लिए। Right. सो आपके लिए कितनी सहूलियत हो जाएगी, आपको इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा नहीं रखनी पड़ेगी, इतना सारा वेयर हाउस, इतनी सारी ह्यूमन रिसोर्स नहीं मेंटेन करनी पड़ेगी। सो जब आप फ्यूचर में जाते हो, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे वो करते हो, प्रिडिक्शन करने लग जाते हो, तो वहाँ पर डेटा साइंस आता है। और भी इसके बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर प्रॉब्लम, दिस इज द मेन फील्ड जहाँ पर आप प्रिडिक्शन करते हो चीज़ों के बारे में। राइट, बहुत या अच्छे से बताया आपने तीनों प्रोफाइल के बारे में। सो अभी आप एक डेटा इंजीनियर है, या लीड डेटा इंजीनियर लीड है। डेटा इंजीनियर। राइट। अब मेरा एक सवाल है आपसे अंशुमन, हम्म, जैसे आपने 7 साल स्टार्टअप को दिए, या एक एक्सपीरियंस के बाद माइंड में आता है कि यार अब ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं थोड़ा कंफर्ट की ओर। हम्म, और एक एमएनसी में क्या होता है, प्रोसेस सारे डिफाइन होते हैं, आप हम्म, एक चीज कर रहे होते हो तो एक चीज ही कर रहे एक होते ही हो चीज, लॉन्ग टाइम या तक। आप फ्रेशर को क्या एडवाइस करेंगे कि उन्हें अपने इनिशियल डेज में जब वो करियर स्टार्ट करते हैं तो उनको स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए और एमएनसी? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक होता जा रहा है। आज से 2 साल पहले तक किसी ने नहीं सुना था चैट जीपीटी क्या है। आज सारे डेवलपर्स से पूछ लो, सबके मन में कहीं न कहीं एक डर होगा कि उनकी जॉब खतरे में है बिकॉज़ ऑफ दिस चैट जीपीटी एंड एआई। है। आज से 2 साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था ये चीज़। राइट। तो मार्केट इतना ज़्यादा डायनेमिक है कि आप बोल ही नहीं सकते कि आप लॉन्ग टर्म तक करोगे जब तक आप अपने आप को अपस्किल ना करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपकी जॉब खतरे में, मैं ये बोल रहा हूँ अपने आप को अपस्किल स्किल करो, कर। हर दिन अपस्किल करो। जो मेरे हिसाब से जो अपॉर्च्युनिटी होती है स्टार्टअप में वो बहुत ज़्यादा होती है अपस्किल करने के लिए। स्टार्टअप में कल्चर किस तरीके से होता है, क्यों स्टार्टअप बदनाम भी है और क्यों स्टार्टअप फेमस भी है, है। दोनों सेंस में मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टअप इसीलिए है, बदनाम भी है और अच्छा है। पहले अच्छे के बारे में बात करते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी की कोई बंधन नहीं है। आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है। आप उसे जावा में करो, पाइथन में करो या चैट जीपीटी से करो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। करके दो। हमें करके देना है आपको। आप हम मेरे पास ये नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं आता है ये काम या मैंने देखा ही नहीं है। कोई ये नहीं बोल गाइड सकते मुझे रिएक्ट आता है, एंगुलर नहीं आता। एंगुलर नहीं आता, हाँ। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, हमें नहीं पता। तो हाँ। कई बार ऐसे सिनेरियो आते हैं कि आपने सुना भी नहीं होता उस टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ टैलेंट के बारे में। कल तक अभी 1 हफ्ते पहले तक सीक्वल यूज़ हो रही थी। डोमो के अंदर एक सॉफ्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर सीक्वल यूज़ हो रही थी। अगले 1 हफ्ते के अंदर हमें बोला गया हम टैलेंट लगा रहे हैं, एक नया ईटीएल टूल लगा रहे हैं। ओके। हमको मैंने तो नाम भी पहली बार सुना था ये क्या होता है। हाँ, हाँ। पूरा का पूरा टेक स्टैक 1 हफ्ते के अंदर चेंज हो गया। हम्म। और जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हो जहाँ आप सोचो आपने पूरे ट्रेनिंग आपकी, सपोज आप आर्मी में हो, आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग किससे, AK-47 से हुई। अचानक से आपके हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा पकड़ा दिया और बोला कि जाओ लड़ाई करो। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में जब आप इतने डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करते हो तो जो ये चैट जीपीटी जैसी चीजें आप इजीली सर्वाइव कर जाओगे। राइट। या तो आप सजेस्ट करोगे फ्रेशर्स को अगर मौका मिल रहा है तो स्टार्टअप में चलो, या आप स्टार्टअप में ज्यादा ही सीखने को देखिए, मिलेगा। ज्यादा सीखने को फिर एक मिलेगा। टाइम के बाद यू कैन डिसाइड कि तुम्हें या स्टार्टअप कंटिन्यू करना है और एमएनसी या जाना यस 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 है। राइट। यस। आपकी जो 4 कंपनीज रही हैं, नाम बताएंगे एक बार? सो मेरी पहली कंपनी है, फिर उसके बाद कैशिफाई, तीसरी है अरे, कंट्री डिलाइट एंड चौथी है जस्ट इम्पैक्ट। तो जिसमें आपने कितना टाइम काम किया अपनी पहली कंपनी में? पहली कंपनी में मैंने अराउंड 4 इयर्स। क्या एक्सपीरियंस था पहली कंपनी में, क्या सो क्या सीखा? सो पहली कंपनी में फ्रेशर नई कंपनी में जाना, कितना या क्या थे सो चैलेंजेस? पहली कंपनी में मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा कल्चर नहीं था। अच्छा। बहुत थोड़ा-सा टॉक्सिक कल्चर था, जहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि ना ही उसके बारे में बात करूँ, क्योंकि फ्रेशर्स हाँ, हाँ, उससे डीमोटिवेट हो जाएँगे। हाँ, बट उसके बाद का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो हाँ। बहुत ज़्यादा अच्छा बट था। आई कैन अंडरस्टैंड हुँ, अंशुमन, समटाइम ये चीजें होती हैं, हुँ, हुँ, बट आपने वो समय निकाला और आगे निकाला है। गए। हुँ। पर आपको दूसरी कंपनी में ऐसा नहीं मिला ना, नहीं तीसरी मिला। कंपनी मिला, चौथी नहीं, कंपनी मिला, हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता हाँ, है। हाँ, यस। आपको देखना पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ एजुकेशन लोन वगैरह था, इसीलिए मैं उस समय जॉब स्विच नहीं कर पाया। इतने डिसीज़न मेरे हाथ में थे नहीं कि मैं ले पाऊँ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे पास। तो मैंने इतनी जल्दी मतलब स्विच नहीं किया पहली कंपनी से। बट मैं ये कहूँगा कि वैसे कॉर्पोरेट बहुत अच्छा है, आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स में चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत नई-नई टेक्नोलॉजीज़ पे आप काम करोगे। फिर आपने 4 साल, 4.5 साल बिताए, हुँ। फिर आप कैशिफाई में कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला? कैशिफाई में मैंने रेगुलर इंटरव्यू दिया ऐसे ही, तो वहाँ पे मेरा हो गया इजीली, 2 राउंड के बाद हो गया।
सो अच्छा। कैशिफाई में उस समय बहुत छोटी टीम थी, मैं और एक और कोई बंदे थे, हम तो 2 लोग थे वहाँ पर काम कर रहे थे। सो धीरे-धीरे कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रही थी, तो पहले ऑफ़िस भी छोटा था, फिर धीरे-धीरे ऑफ़िस भी बहुत बड़ा हुआ। सो हम 2 लोगों से 12 लोगों की टीम लेके गए, पूरी टीम बनाई हमने इसी पे ही। और कैशिफाई का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। आई अच्छा। वुड लाइक टू से कि बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। जो मैनेजर्स मिले, मतलब मुझे इतना ज़्यादा होता है कि जो मेरे कैशिफाई का मैनेजर था, आज भी मैं उनको भगवान जैसा ट्रीट करता हूँ, कि जो उन्होंने मुझे लाइफ का अप्रोच दिया है, वो शायद ही कोई दे पाए। उन्होंने मुझे, जैसे हम लोग कभी किसी प्रॉब्लम में फँस जाते थे, तो वो ऐसे करके बताते थे कि आप चाँद पे नहीं जा रहे हो। जो भी उनका कहने का मतलब ये था कि ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो आप कि आप चाँद पे लायक जैसा कुछ बना रहे हो। आप जो बना कर रहे हो वो सॉल्वेबल है। हुँ। सो देखो उसका रास्ता ढूँढने का। राइट। सो एक बार की बात बताता हूँ आपको, आप टैब्यू के बारे में आप हाँ जी, जानते हाँ जी, होंगे हाँ जी, या। हाँ जी। सो टैब्यू के डैशबोर्ड थे। सो वो डिलीट हो गए पूरे के पूरे, ओके, किसी टीम मेंबर से। ओके। पूरे 300 डैशबोर्ड डिलीट हो गए, विजुअलाइजेशन। सो पूरी कंपनी बीआई पे टिकती है इन टर्म्स ऑफ इनसाइट और इन टर्म्स ऑफ इनसाइट्स। डिसीजन मेकिंग। हाँ। सो पूरे डिलीट हो गए। सो उन्होंने आके मुझे बोला कि अंशुमन, डांटना नहीं किसी को, किसी को भी कुछ नहीं बोलना, देख इसका सॉल्यूशन क्या है। हम अब जो होना था वो तो हो गया, हुँ। उसको बोल के भी कुछ नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन ढूँढो क्या होता है। फिर मैंने डब्ल्यू वालों से बात करी, जो भी हमारे पास लोकल में डैशबोर्ड थे वो पब्लिश करवाए, जैसे-तैसे करके कुछ टाइम फ्रेम के अंदर, बहुत कम टाइम, 5-10 डेज़ के अंदर वो सारे डैशबोर्ड रिकवर किए। सो इस तरीके से उन्होंने मुझे यहाँ प्रॉब्लम एक माइंडसेट सॉल्विंग बताई। समझ आया हमें। या अब यहाँ कोई अगर दूसरा कोई टॉक्सी मैनेजर मैं होता, होता, वो इस पे सॉल्यूशन पे नहीं जाता। हाँ, वो 2 दिन तक उसको कोसता रहता कोसता था कि कि तू ये डिलीट कर दिए, डिलीट कर डिलीट दिए, कर डिलीट दिए। कर दिए। हाँ, ये और वहाँ उन्होंने कहा नहीं, सॉल्यूशन की ओर जाओ, हम बाद में हम देख लेंगे जो भी है, बट पहले सॉल्यूशन उसको ठीक करो। उसको ठीक करो पहले। फिर उन्होंने मुझे और अप्रोच भी दिए कि कैसे करके टीम हैंडल करनी है। हुँ। क्यों कभी भी किसी को वहाँ से भी मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि कभी भी किसी को माइक्रो मैनेज नहीं करना है। क्योंकि जब आप किसी को माइक्रो मैनेज करते हो तो आप उसकी बाउंड्री के अंदर चले जाते हो। और राइट। जब भी आप किसी की भी मेंटल बाउंड्री के अंदर जाओगे, चाहे मैं एज ए पेरेंट हूँ, चाहे कुछ भी हो, किसी का हस्बैंड भी हूँ, अगर आप किसी की भी मेंटल बाउंड्री के अंदर जाओगे तो उसको वहाँ पर से घुटन महसूस होने लग जाती है। वो मतलब अच्छा महसूस नहीं करता और कम्फर्ट कंफर्ट नहीं नहीं रहता होगा, है। आपसे शेयर नहीं करेगा शेयर चीज़ें। नहीं करेगा चीज़ें। राइट। और जब वो कंफर्ट नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग कैसे चलेगा? और हमारा तो सारा ही काम ब्रेन इंटेलेक्ट का है। तो हुँ। वो अच्छे से सोच कैसे पाएगा? अच्छे से अपना काम कैसे वो कर पाएगा? सो मेरा जो टीम लीडिंग स्टाइल है वो है बहुत ही ज़्यादा ओपन कल्चर, कि आपको जो करना है करो, मुझे नहीं मतलब है आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो ऑफ़िस टाइम में, आप क्या कर रहे हो? आप करो। बट एक चीज़ है, आपको अपने जो काम है, आपको पता होना चाहिए आपको सैलरी किस चीज़ की मिल रही है। हुँ। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हुँ। आज अगर मेरे को कंपनी ने ₹5000 पर डे दिया है, तो क्या मैंने उसको जस्टिफ़ाई किया है? हुँ। अगर आप शीशे के आगे देख के शीशा तन के खड़े हो पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपना काम ढंग से कर रहे हो और आपको राइट। किसी मैनेजर, किसी डायरेक्टर, किसी लीड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कैसा काम किया है। या राइट। बहुत अच्छा अंशुमन, बहुत या वेरी इंस्पायरिंग। या यहाँ मुझे एक माइंडसेट समझ आ रहा है आपका कि किस तरीके से एक माइंडसेट कैसे-कैसे एक्सपीरियंस के साथ-साथ वो डेवलप हुआ। डेवलप या अब जैसे अब 7 साल रहे हैं, आपकी क्या मेजर लर्निंग्स रही स्टार्टअप में? या या आपने 4 कंपनी में काम किया, चारों हुँ, स्टार्टअप, है या ना? हुँ, एंड फिगर वाइज़ भी आप अच्छा ही अर्न कर रहे होंगे भी, करंट पैकेज जो भी या है आपका, बट हुँ, स्टार्ट आपने कितने पैकेज से किया था वैसे? मैंने किया था 6.5 से। 6.5 से, या और अभी कहाँ तक पहुँच गए हो? आई डोंट वांट टू नो द एग्ज़ैक्ट फिगर्स, बट येस फिर भी कितना टाइम्स? अ, ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स। वेरी नाइस, वेरी या नाइस। हुँ। तो ये 7 साल लर्निंग वाइज़ कैसे रहे? सो एक्चुअली मैंने जो अपनी पूरी लाइफ में समझा है, मैंने कभी भी इस कैपिटल जिसको आप लोग करेंसी बोलते हो, इस पे कभी फोकस नहीं रखा है। और मेरे को लगता है मेरे सिटी से बढ़ने के पीछे भी इसी चीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट रहा है, क्योंकि करेंसी आपकी लर्निंग है, आपकी स्किल है। लोग ये सोचते हैं कि इसका इतना सीटीसी है वो उसकी करेंसी नहीं है। आप उसकी करेंसी देखो, उसकी करेंसी उसका नॉलेज है। कोई राइट, अगर जावा में सही सीख बात रहा है। है तो वो उसको कितना जावा आता है, वो उसकी करेंसी है। राइट। वो जो उसको पैसे मिल रहा है वो सेकेंडरी इनकम है। हाँ। सो इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल भी मेरे को दिमाग में आ रहा है कि एक बार सऊदी अरेबिया में एक वो खुला था कोई फर्नीचर हाउस, वो चल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि बोला,
आपके घर से यहाँ तक आने का, इस वेयर हाउस तक आने का जितना भी टाइम लग रहा है, उस टाइम को हम करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो उन्होंने टाइम एज़ अ करेंसी कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पे भीड़ बढ़ गई। सो आपको समझना पड़ेगा कि जो एक सीटीसी है, ये एक सेकेंडरी करेंसी है। प्राइमरी करेंसी आपकी स्किल है। आपको जिस दिन ये पता लग जाएगा, आप अपने जैसे आदमी को हायर करना करोगे, जिस दिन इसका आंसर यस आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप इंडस्ट्री रेडी हो। बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा माइंडसेट मैं समझ पा रहा हूँ या आपसे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और बहुत अच्छे से आपने सीटीसी वाली चीज़ को क्लियर किया या है। वेरी नाइस। अ, अब मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, अभी हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे। या गूगल का आपने ऑफर छोड़ा, लास्ट अभी आप 4th या कंपनी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। या एक बहुत बड़ी एमएनसी है, किसी की ड्रीम कंपनी होती है। क्या हाँ। रीज़न था गूगल छोड़ने का? सो पहला मेरा रीज़न था गूगल गूगल के साथ ये था कि गूगल ने मेरे को बोला कि वो सिर्फ एक टेक स्टैक पे काम कराएंगे और मैं रहा स्टार्टअप वाला आदमी। मेरे को जब तक 10-12 टेक्नोलॉजी के नाम ही नहीं लिए अपने इंटरव्यू में, मैं वहाँ जाऊँगा ही क्यों? क्योंकि स्टार्टअप के तो जेडी में भी 20 हाँ। टेक्नोलॉजीज़ होती आपके हैं। दिमाग में ये नहीं आया अंशुमन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ या बीच में, कि 7 साल आप ऑलरेडी दे चुके हैं हुँ, स्टार्टअप में। हुँ, काम तो देखो जैसे आप डे 1 में कर रहे हो, अभी भी आप वैसे ही हुँ, वो बोलते हैं ना, घिस रहे हैं अपने आप को। हाँ, हाँ, भाई हर चीज़ करनी है, सब या खुद ही करना है। हाँ, घंटे भी ज़्यादा जाते होंगे, मानते या हो? बिल्कुल, बिल्कुल। और गूगल में ऐसा नहीं होगा, गूगल में यस, आपके लिमिटेड आवर्स होंगे, हुँ, उसमें ही आप काम कर रहे हाँ, होगे, तो हाँ। आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे वहाँ अब निकलना चाहिए? 7 साल तो दे चुका हूँ स्टार्टअप में। हाँ, तो मैं इसका जवाब आपको फिर से उस करेंसी के ऊपर लेके जाऊँगा कि अभी बात हुई थी सीटीसी की। तो मैंने बताया था कि ह्यूमन स्किल इज़ द करेंसी। सो अगर मैं गूगल में जाता, वो मेरी खुद की यानी ह्यूमन स्किल की करेंसी को नीचे कर देता, तो वो मेरे को अगली कंपनी जो उसके बाद देती, वो मुझे ज़्यादा सीटीसी कैसे देती? जब मेरी खुद की जो पहली प्राइमरी करेंसी थी, वही खुद नीचे चली गई। सो तो गूगल आपको ने वो टेक स्टैक काइंड एक ऑफ, एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, हाँ, वो इस ये एक सीक्वल थी। रीज़न था। तो ओके, हाँ, तो ओके। सीक्वल पे काम करने के लिए बोला था सिर्फ़। तो अच्छा। मैंने पूछा भी था कि और टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए मिलेगा? तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि यहाँ ऐसा नहीं होता है। हुँ, यहाँ पूरे प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है। सो हुँ। एक पहला रेड फ्लैग वो था। दूसरा रेड फ्लैग ये था कि मैंने बताया कि मेरी इंटरव्यू के टाइम पे बहस हो गई थी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी पर्सनल पॉलिसी रहती है कि मैं वेरिएबल पे काम नहीं करता हूँ कभी भी। सो मैंने उनको ये बात सामने से बोली कि मेरे को वेरिएबल पे काम नहीं करना है, बिकॉज़ इट इज़ मतलब ये मेरी पर्सनल पॉलिसी के खिलाफ है, बिकॉज़ वो इन्फ्लेट करती है सीटीसी को और कंपनीज़ देती नहीं है उस वेरिएबल का उतना परसेंट भी नहीं हुँ, देती, हुँ। 10-20% देती है। तो वो बस ऐसे ही इन्फ्लेट कर देती है, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ उसपे। आपको जो फिक्स देना है, फिक्स देना है। तो इससे पहले भी मेरा काफ़ी बार ऐसा हो गया है कि एक्स अमाउंट प्लस वाई अमाउंट और वाई अमाउंट आपको वेरिएबल देंगे, तो मैं सीधा बोल देता हूँ वाई अमाउंट को हटा दो। बस एक्स अमाउंट की बात एक्स करो। अमाउंट की बात करो, मुझे नहीं फिर चाहिए आपका वाई अमाउंट। फिर गूगल ने फिर क्या? फिर तो गूगल ने मेरे को इसका जवाब दिया कि क्या बोलते हैं, इसका मतलब है आपको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा वो तो आप पे डिपेंड करता है, अगर मैं टैलेंट पे भरोसा नहीं है तो मैं इतने राउंड क्लियर करके यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ? हुँ। और अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब है राम को मरा आप पढ़ रहे हो, राम का उल्टा। तो मैंने कहा ये तो आपके विज़न के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप राम को कैसे पढ़ना चाह रहे हैं? तो मेरा तो स्टैंड यही है। और दूसरा मैं इस चीज़ के ऊपर एक और चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगा, जो फ्रेशर्स हैं आजकल, वो बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट रहते हैं इस चीज़ के पीछे कि गूगल, फ़ेसबुक, अमेज़न। आप एक बार ध्यान रखिए, पिछले 1 साल में अमेज़न ने भी तो फायर किए हैं, हाँ, हाँ, फ़ेसबुक ने भी तो फायर किए हैं, राइट, टेस्ला ने फायर किए हैं, गूगल ने भी तो फायर किए हैं। हाँ, अगर ये लोग इतनी अच्छी कंपनियाँ थी, तो इन्होंने फायर क्यों किया एम्प्लॉयी को? हुँ, सो आपके वजह क्या है वहाँ जाने की उस कंपनी में? उसकी ब्रांड वैल्यू? ब्रांड वैल्यू क्या है जब वो खुद ही आप लोगों को निकाल रहे हैं? हुँ। सो एट लास्ट मैटर करता है सीटीसी, पैसा कितना आ रहा पैसा है? कितना आप आ रहा देखो है? आपके 7 साल मैं देख पा रहा हूँ, या आपकी ग्रोथ भी देख पा रहा हूँ। या स्टार्टअप में ही आपने काम किया, हुँ, कोई बड़ा नाम नहीं है नाम नहीं आपके, है, बट पैसा देखो आप पैसा उतना ही अच्छा कमा रहे हैं जितना अच्छा एक फैंग यूट्यूबर कमा रहा है या हाँ, फैंग पे जो काम कर रहा है वो कमा रहा कमा रहा है। है। राइट। सो वही है कि आप इन चीज़ों के पीछे मत पड़ो, सिर्फ़ अपनी करेंसी के ऊपर काम है करो, वो है ह्यूमन करेंसी। उसके ऊपर राइट। काम करो, वो आपको लेके जाएगी, जहाँ भी लेके जाएगी। या बहुत अच्छा अंशुमन, बहुत अच्छे से चीज़ें आपने बताई एंड बहुत कुछ मुझे पता चला। हुँ, ऑफ कैमरा इतना नहीं मैं बात कर रहा था आपसे, बट या अभी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। या एंड बट यस, अब आप डेटा इंजीनियरिंग के अराउंड है, तो मैं एक रोड मैप समझना चाहूँगा जो आप फ्रेशर को बताना चाहें हुँ, कि आप ये चीज़ें आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप लीड पोजीशन पे हैं, या इंटरव्यूज़ भी लिए हैं आपने बहुत सारे। या थोड़ा वो बताइए कि क्या एक रोड मैप रहना चाहिए एक डेटा इंजीनियर के लिए?
ठीक है, और यू कैन आल्सो कवर लिटिल बिट डेटा एनालिस्ट एज वेल। ठीक है। सो मैं आपको पूरा ये डेटा क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे कि डेटा फील्ड में डेटा स्टार्टअप में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती है कि ये डेटा इंजीनियर है, ये डेटा एनालिस्ट है। सो किसको क्या क्या टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए। सो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो एसक्यूएल इज़ ए मस्ट। ऑल टाइप ऑफ एसक्यूएल, कुछ ज़्यादा सिंटैक्टिकल वो नहीं है, सब एक जैसे ही सिंटैक्स हैं पोस्टग्रेड माई सीक्वल में। तो सबसे पहले आपको सीक्वल इज़ ए मस्ट। और उसके बाद अगर आप विजुअलाइजेशन वाले फील्ड में जाना चाहते हैं तो टैब्ल्यू एंड पावर बीआई इज़ ए मस्ट। ओके। फिर अगर आपको कोर डेटा इंजीनियरिंग में जाना है तो पाइथन इज़ अ मस्ट। पाइस्पार्क नया आया है, डेटा ब्रिक्स एंड स्नोफ्लेक्स। और ईटीएल के लिए नए नए टूल्स हैं, टैलेंट है, पेंटाहो है। सो आप लैम्डा हो गया है। सो आप बहुत सारी टूल्स हैं आप जिस पे काम कर सकते हैं। सो ये वाली AWS एक्सपोजर आपको अच्छा होना चाहिए अगर आप डेटा इंजीनियरिंग के फील्ड में आना चाहते हो। फिर आता है डेटा इंजीनियरिंग के बाद अब आपको बीआई वाला फील्ड है, तो इसमें आपको सीक्वल और पावर बीआई एंड टैब्ल्यू आना चाहिए। फिर और क्लाइंट डीलिंग ऑल्सो, कि आपको क्लाइंट को वो जो रॉ डेटा था जो हमने इंसाइटफुल बनाया है उसको क्लाइंट के टर्म्स में समझाना भी एक अपने आप में एक स्किल है। तो वो भी आपको आना चाहिए। सो ये एक बेसिक रोड मैप है। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छी सी चीजें आपने बताई। आपके लिए हमने रैपिड फायर रखा है, तो आपको sure. एक जवाब देना है, Yeah. ठीक है? और एक अभी मैंने जस्ट ऐड किया आपसे इतनी देर बात करने के बाद। तो फ्रेशर के लिए स्टार्टअप और एमएनसी, स्टार्टअप। और अगर किसी का एक्सपीरियंस 5 साल है, स्टार्टअप और एमएनसी। स्टार्टअप। ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन और आर। पाइथन। क्लाउड टेक्नोलॉजी एज्योर और गूगल क्लाउड। AWS। ओके। एआई टूल चैट जीपीटी और बार्ड। ChatGPT। क्वेरी लैंग्वेज सिक्वल और नॉन सिक्वल। SQL। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके अंशुमन, बहुत अच्छे से ऑनेस्टी थी आपकी पूरी जितनी हमने बातचीत करी। एंड आगे फिर स्टार्टअप में काम करना है? या आगे भी स्टार्टअप ही? हाँ, पूरा स्टार्ट जब तक बॉडी साथ दे रही है तब तक हम स्टार्टअप में ही करेंगे काम। अगर कोई फ्रेशर आपको देख रहा है, आपसे इंस्पायर, तो वो इस टाइम यहाँ तक पहुंच गया है पॉडकास्ट तक, तो बिल्कुल उसने बहुत कुछ सीखा होगा। स्टार्टिंग में अगर पैसे कम मिले और स्टार्टअप अच्छा मिल रहा हो तो करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। आप जब भी स्टार्टिंग ऑफ योर करियर है, एक बात ध्यान रखिए, आपको कोई फ्री में भी काम करवा रहा है तो आप करिए। बिकॉज आप समझिए, वही मिठाई वाली कहानी पे वापस जाऊंगा, आपको उस समय कुछ आता नहीं है, वो आपको स्किलफुल बना रहा है। सो जब तक आप स्किलफुल बन जाएं और शीशे के आगे देख के बोल पाए हाँ अब मैं हायर होने लायक हूँ, तो आप जिस दिन आपके पास ऐसा आ जाए अपने दिमाग में कि हाँ मैं हायर होने लायक हूँ, उस दिन आप डिमांड कीजिए कि मुझे इतना पैसा दीजिए। राइट। बट यस, एक बात आप मानेंगे, बोलेंगे भी कि स्टार्टअप में आप बहुत सीखते हैं, एमएनसी में उतना नहीं सीखते हैं। यस। जाते जाते अंशुमन, फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो डेटा फील्ड में आना चाहते हैं, डेटा इंजीनियरिंग को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? सो मैं सब और लाइफ के 2 लेसन भी क्या देंगे? सो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप अपनी स्किल के ऊपर काम कीजिए। नो मैटर व्हाट, कोई चाहे जीपीटी बार्ड या कल के दिन कोई रोबोट या टेस्ला आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपकी स्किल आपके पास रहेगी हमेशा, और उसको हमेशा अपग्रेड करते रहिए, और आप कभी भी आउट ऑफ मार्केट नहीं होंगे, चाहे कोई सी भी टेक्नोलॉजीज आ जाए। ह्यूमन आर इररिप्लेसेबल। और सभी फ्रेशर्स को एक चीज माना कि अंधेरा बहुत घना है, बट दिया जलाना भी काम आना है। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड बहुत कुछ मैंने सीखा आपसे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड उम्मीद है कि आपको एमएनसी और स्टार्टअप को लेके काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे। नाउ अब यू कैन डिसाइड एज अ, इन्होंने एक चीज मेंशन की, बिहेवियर और आपका नेचर, वो बहुत मैटर करता है कि अब आप एमएनसी में जाना चाहते हैं या फिर आप रिस्क लेके स्टार्टअप टारगेट करना चाहते हो और अपने आप को बहुत ज्यादा, इन्होंने एक चीज मेंशन करी कि योर सीटीसी इज नॉट एक्चुअल करेंसी, इट्स योर स्किल्स। जो आपका नॉलेज है वो आपका सीटीसी है। सेकेंडरी वो तो ऑटोमेटिकली बेटर हो ही जाएगा अगर आपके नॉलेज आपके पास होगी। थैंक यू सो मच अंशुमन, बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस, अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक मिस 10,000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।